ठीक है। um हाय गाइस। सो इस पॉडकास्ट के अंदर हम ये जो हमारा पेपर वन अकाउंटिंग है ऑफ सी इंटरमीडिएट, इसमें हम लोग हमारा ओवरऑल अप्रोच कवर अप करने वाले हैं। तो एज वी नो नवंबर 23 लास्ट अटेम्प्ट रहने वाला है। सो वी हम यहाँ पे आप लोगों की पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे जो हमारा थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंसेस रहे हैं इस सब्जेक्ट के साथ। सो आई मेरा नाम है हरजिंदर, एंड जो हमारे साथ दूसरा बंदा प्रेजेंट है इनका नाम है हर्ष शर्मा। सो यू कैन रेफर टू मी एज जिंदल और आप उसको शर्मा की तरह रेफर कर सकते हो। वी बोथ आर सी ए फाइनलिस्ट। मैंने स्कोर करे हैं 74 मार्क्स इन नवंबर 2022 अटेम्प्ट, और शर्मा ने स्कोर किए हैं 95 मार्क्स इन मई 23 अटेम्प्ट। सो शर्मा कैन जस्ट मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन राइट अवे। शर्मा। Okay, so resources. What were the resources that we used? So, Jindal, can you go first? अच्छा ठीक है, तो देखो जो मेरे रिसोर्सेज थे दैट वाज जो मेरा इंस्टीट्यूट का मटेरियल था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और पिछले 2-3 अटेम्प्ट के आरटीपीस एंड एमटीपी। And व्हाट अबाउट यू? and what I did was मैंने self study opt किया था, so I used Paduka as a reference book along with Accounting Standards Made Easy by Ravikant Miriala. These were my primary books. Secondary मैं ICI material को use किया and similar to that past two attempts के RTPs and past two attempts के MTP, that was enough. And for revisionary purposes I took CA Rajat Jain's list as well. So ऑल राइट। moving on to the next question, that is study period. So ऑल राइट। तो अगर मैं अपने स्टडी पीरियड की बात करता हूँ, मेरा स्टडी पीरियड था 3.5 मंथ का। ठीक है। अभी स्टडी पीरियड के अंदर आम यहाँ पे मैं रिविजन को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। राइट आफ्टर माई एग्जाम गॉट ओवर इन आफ्टर सी फाउंडेशन इन दिसंबर 21, 2-3 दिन के बाद ही मैंने अपना अकाउंट्स की क्लासेस शुरू कर दी थी। एंड विद इन द नेक्स्ट 3.5 मंथ्स माई क्लासेस वर completed along with accounting standards. What about you? सो मेरा अप्रोच ये था कि पहले मैंने ग्रुप टू दिया था एंड देन आई हैड टू स्टडी ग्रुप वन। सो ग्रुप वन का एग्ज़ाम मई 23 में था एंड आई स्टार्टेड इन February 22 फॉर अकाउंटिंग स्पेसिफिकली एंड आई कंप्लीटेड इट विद इन 1 मंथ। एक मंथ, दैट इज़ होल February, आई डेडिकेटेड इट टू अकाउंटिंग अलॉन्ग विद टैक्सेशन एज वेल। तो ये मेरा अप्रोच रहा था स्टडी पीरियड के लिए। आई टुक ओनली 1 मंथ फॉर अकाउंटिंग सिंस आई हैड अ गुड बेस इन फाउंडेशन एज वेल एज ग्रुप टू की भी मैं एडवांस अकाउंट्स पढ़ चुका था, तो अकाउंटिंग वॉज नॉट समथिंग intimidating to me. आम सी तो इसमें आगे जाने से पहले रिमेम्बर दैट इसमें जो अकाउंटिंग सब्जेक्ट है उसके अंदर 3 अप्रोचेस रहती हैं। ठीक है। जिसके अंदर से जो एक अमाउंट ऑफ एफर्ट, जो अमाउंट ऑफ आवर्स जाते हैं सब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए, दैट कैन वेरी बहुत इंडिविजुअल से। ठीक है। देख ऑनेस्टली सेइंग, हाउ मेनी नंबर ऑफ आवर्स डिड यू यूज टू डेडिकेट टू अकाउंटिंग इन दीज 28 डेज जो आपने भी मेंशन किया है सो पर डे? सो पर डे बेसिस पे देखा जाए तो इट वाज यूजुअली टारगेट बेस कि दिन का टारगेट जो है वो अचीव होना चाहिए, बट इट केम डाउन टू समवेयर अराउंड 6 to 8 hours पर डे डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ चैप्टर्स आई वाज स्टडिंग। सो इफ़ इट वाज समथिंग लाइक ब्रांच अकाउंट्स, तो ब्रांच अकाउंट्स थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चंस रहता है मोस्टली, तो उसमें कहीं ना कहीं 8 hours लग सकता है। बट जैसे अगर मैं बोलूँ लॉस ऑफ स्टॉक का क्वेश्चन कर रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, जो कि थोड़े से रिलेटिवली मेरे को छोटे लगते थे क्वेश्चंस इनके, ऐसे क्वेश्चंस हैं तो उसमें कहीं 6 घंटा लग सकता है। बट जहाँ पे बड़ा क्वेश्चन है जैसे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हुआ, उस वो वाले दिन शायद से 8 घंटा लगेगा। सो 6 to 8 hours इट यूज टू वेरी। 6 to 8 hours वॉज कॉन्स्टेंट बिटवीन दीज 28 days। जस्ट फॉर अ लिटिल बिट क्लैरिफिकेशन, 6 to 8 आवर्स है वो टोटल स्टडी पीरियड सारे सब्जेक्ट्स का था, टोटल स्टडी पीरियड सिर्फ अकाउंटिंग के लिए? सिर्फ अकाउंटिंग के लिए आई वुड से, क्योंकि सिंस देर वॉज टैक्सेशन एज वेल, तो मैंने टैक्स की एक क्लास कर ली और थोड़ा सा रिवाइज किया। एंड बिटवीन दैट अकाउंट्स अकाउंट्स मतलब एक आई यूज टू डू दिस अप्रोच 80-20 टाइप का अप्रोच, कि एक मेजर सब्जेक्ट लिया एक माइनर लिया। सो जो सब्जेक्ट को मेरे को ज़्यादा कंप्लीट करना है वो मेजर में रख रखा था, दैट वाज अकाउंटिंग। एंड माइनर में मेरा टैक्सेशन चल रहा था विच वाज लाइक थोड़ा सा बचा हुआ था मेरा टैक्सेशन, तो मैं उसको माइनर की तरह यूज़ कर रहा था। और मेजर अकाउंटिंग था, तो 80% ऑफ द टाइम आई यूज टू स्टडी अकाउंटिंग एंड 20% ऑफ द टाइम आई यूज टू स्टडी टैक्सेशन। दैट वाज द अप्रोच। ठीक है। जैसे अगर मैं अपना अप्रोच बताऊं, मेरी ऐसे कुछ 3.25 से 3.5 महीने के अंदर मेरी सारी क्लासेस खत्म हुई थी। तो मेरा क्या सीन था, आई यूज टू जस्ट स्टडी अकाउंट्स फॉर 4 to 5 आवर्स। ठीक है। और उससे भी थोड़ा सा डिफरेंस बन जाता है। ठीक है। सी ऑनेस्टली सेइंग, जो टाइम तेरा लगा पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने में, वो आई गेस
जो एक बहुत एक परसेंटेज की जनता होगी, वो क्या पता इस चीज को अगर अपना बेंचमार्क बनाती है, दे माइट नॉट बी एबल टू कवर इट विद दैट क्वालिटी जो तेरी रही है, बिकॉज यू नो कि क्लास ट्वेल्थ में आपका एक अच्छा बेस रहा, एडवांस अकाउंट्स में आपका अच्छा बेस रहा, विच अल्टीमेटली हेल्प यू आउट यहाँ पे, बिकॉज यू डिड नॉट हैड टू वरी अबाउट योर प्रेजेंटेशन, राइट? तो ये अगर हमें इसको थोड़ा सा उसके अंदर बांटना हो कि तीन कैटेगरीज बनानी हो, जिसके हिसाब से जो भी इसको सुन रहा है, जो भी थोड़े बहुत चंद लोग सुन रहे हैं, उनको वो गाइड बेटर हो पा रहे हैं कि उनको कितना एफर्ट यहाँ पे पुट इन करना पड़ेगा। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट ओके क्लासिफिकेशन, और वुड यू वांट टू इनिशिएट इट? ओके, सो आई वुड डिवाइड इट इनटू थ्री कैटेगरीज। द फर्स्ट वन बीइंग, अगर आपका कोई अच्छा अकाउंटिंग बेस नहीं रहा है आइदर इन ट्वेल्थ स्टैंडर्ड, लाइक अगर आप साइंस साइड से आए हो या फिर आप डायरेक्ट एंट्री रूट से आए हो एंड यू हैव नेवर गिवन अ सी एग्जाम येट, तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ कि यू गो फॉर अ फुल टाइम क्लास दैट इज़ लाइक 300 आवर क्लास, 250 आवर क्लास, जो कि यूजुअली स्टैंडर्ड है हमारे यहाँ अकाउंट्स के अंदर। 200 प्लस आवर्स की क्लासेस रहती हैं, रेगुलर बैचेस। तो आप उसको यूज़ करें टू मेक योर बेस्ट बेस, क्योंकि ये फर्स्ट पेपर है आपके इंटर का, और आप इसको अगर अच्छा बेस बनाएंगे तो दिस विल हेल्प यू इन द अदर पेपर्स एज वेल। तो दिस इज़ द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट जिनका बेस ऑफ अकाउंटिंग इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। सेकेंड कैटेगरी में उनको बोलूँगा जिनका बेस ऑफ अकाउंटिंग कुछ हद तक अच्छा है इन फाउंडेशन, लेट से आपकी एग्जामेशन थी फाउंडेशन के अंदर इन अकाउंटिंग कहीं ना कहीं, और आप ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में भी अच्छा स्कोर था आपका अकाउंट्स के अंदर, और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस है अकाउंटिंग के अंदर, तो यू कैन गो फॉर समथिंग लाइक अ फास्ट ट्रैक बैच, और ए रेफरेंस बुक को आप रेफर करके खुद से भी स्टडी कर सकते हो। दैट इज़ लाइक दी सेकेंड कैटेगरी जिनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है और वो अपना टाइम बचाना चाहते हैं टू स्टडी द न्यूअर सब्जेक्ट्स दैट इज़ लाइक कॉस्टिंग, लॉ और समथिंग लाइक टैक्सेशन, जो कि नए सब्जेक्ट्स हैं रेदर देन अकाउंटिंग जिससे आप ऑलरेडी फेमिलियर हो। एंड द थर्ड टाइप ऑफ पीपल दैट आई वुड लाइक टू रेफर टू इज़ लाइक दी, आई वुड से मेरे जैसा व्यक्ति जो है जिसको अकाउंट्स में बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट है कि हाँ ये तो हो जाएगा, आई नीड टू फोकस ऑन समथिंग एल्स एज वेल। तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, अपना जैसे बुक्स को पढ़ा, आपने थ्योरी पढ़ी, कुछ स्किम करे क्वेश्चंस, थोड़े बहुत हाथ से सॉल्व करे एंड मोस्टली एक्सेल पे सॉल्व करे। सो दैट इज़ लाइक दी अल्टीमेट डिस्क्लेमर के साथ अटैच वाली टिप, कि ये सिर्फ वही लोग करें जिनको कॉन्फिडेंस है ऑलरेडी कि दे कैन डू अकाउंटिंग ऑन पेपर एज वेल। तो वो एक्सेल पे भी सॉल्व कर सकते हैं ताकि मोर क्वेश्चंस इन लेस टाइम, ये अप्रोच रह पाए। अदरवाइज द बेस्ट अप्रोच इज समवेयर इन द मिडिल, दैट इज़ फास्ट ट्रैक बैच लेके यू कैन गो विद मोर क्वेश्चंस एंड सेव मोर टाइम फॉर अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। कि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डिफरेंस व्यू रहेगा, ठीक है? जो आपने कि देख, मैंने एज अ पर्सन आई हैड 92 मार्क्स इन सी फाउंडेशन, ठीक है? तो फिर मेरे को पता है कि जो मेरा अकाउंट्स का बेस है दैट वाज स्ट्रांग, बट आई स्टिल वेंट फॉर अ रेगुलर कोर्स। फिर बात करते हैं तो थोड़े से टॉपिक्स होते हैं जैसे ब्रांच अकाउंटिंग, ठीक है? यू वुड वांट कि आपको सारे लेक्चर्स देखने हो, मैंने कैश फ्लो के लेक्चर्स नहीं देखे थे क्योंकि मेरे को पता था कि वो मेरे को चीज आती है। तो इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट यू वुड हैव टू गो फॉर अ फास्ट ट्रैक कोर्स, आप रेगुलर कोर्स भी ले सकते हो इफ यू थिंक कि आपको टीचर के साथ फ्लो बना के रखना है। बिकॉज मेरे को ये होता था कि यार थोड़े से क्वेश्चन अगर मेरे से नहीं हो रहे, आई वुड वांट कि टीचर 50 मिनट लगा एक्सप्लेन कर ले, दैट्स ऑल राइट। तो वहां पे थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन है मेरा। बाकी ओवरऑल अग्रीड की जिन ये आई एम श्योर कि तूने सारे क्वेश्चंस को अपना वो प्रॉपर फॉर्मेट बना के नहीं किया होगा, बिकॉज फॉर्मेटिंग आपको क्लास 12 में जब आप मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे, यू वर ऑल्सो कॉन्फिडेंट कि अब मैं उसको वहां पे रेप्लिकेट कर सकता हूँ, तेरे को लाइनें वगैरह बनाने की आदत पहले से है। सो अगर किसी को लाइनें बनाने की आदत पहले से नहीं है, वो इस इन वाली टिप्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकता। आई नो कि मैंने क्या इस टॉपिक को थोड़ा स्ट्रेस कर दिया है, बट थोड़ा सा वो एक बेटर इंसाइट स्प्रेड करने के लिए आई थिंक इट वॉज नेसेसरी। ऑल राइट, सो वी शुड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आई गेस। या श्योर। So the next question is the study approach. So we have kind of discussed study approach as well in the study period as well. So I would take this question first. तो study approach मेरा क्या रहता था एज अ सेल्फ स्टडी स्टूडेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पादुका को यूज़ करता था, जिसमें सारी थ्योरी पहले दे रखी है एंड देन क्वेश्चंस। तो पादुका को अपन पढ़ते थे फॉर थ्योरी फर्स्ट, एंड देन कुछ प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस होते हैं किसी चैप्टर के, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो पादुका में भी शुरुआत में दिए रहते हैं। दैट आई यूज़ टू सॉल्व टू गेट द ग्रिप ऑफ कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है इसके अंदर चैप्टर के अंदर। एंड देन आई यूज़ टू मूव टू ICI मटेरियल, और वो ICI मटेरियल के सारे क्वेश्चंस जैसे इलस्ट्रेशन हुआ और आपके बैक क्वेश्चंस हुए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उनको सॉल्व किया टू गेट द आइडिया कि चैप्टर मेरे लिए कितना डिफिकल्ट है। इफ़ आई यूज़ टू फील
कि चैप्टर डिफिकल्ट है मेरे लिए, देन आई यूज़ टू गो एंड सॉल्व पादुका के और क्वेश्चन। अगर मेरे को चैप्टर डिफिकल्ट ही नहीं लगता था तो मैं पादुका में बस अलग टाइप के क्वेश्चंस को ढूंढने की कोशिश करता था, लाइक अ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, सो दैट आई डोंट मिस आउट ऑन एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड नॉट जस्ट क्वेश्चंस। कि आपको क्वेश्चन बैंक अगर है 50 क्वेश्चन का, तो यू हैव टू डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, नॉट ऑल दी क्वेश्चंस। दैट इज़ द क्रक्स ऑफ अ क्वेश्चन बैंक। एंड व्हाट वाज योर अप्रोच? सी मेरा अप्रोच ये रहता था, जैसे पहले तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ठीक है। मेरा क्या सीन रहता था, मेरे जर्नल एंट्रीज के बेसिक्स क्लियर हैं, सो आई जस्ट ऑलवेज ट्राइड कि मेरे को ना वो फ्लो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये एंट्री हो रही है कि क्रेडिटर्स अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे क्रेडिट होगा, यहाँ पे डेबिट होगा, उस हिसाब से मैंने कभी भी जर्नल एंट्रीज को से क्रैम करने की कोशिश नहीं करी, बिकॉज यू नो जर्नल एंट्रीज बनानी आ गई और आपको शेड्यूल की फॉर्मेट पता है, आपकी 60 से 70% का एफर्ट आपका पहले से ही हो गया, जितना आपको फोकस किया, आपको टेक्निकलिटीज आप प्रॉपर ढंग से कर पा रहे हो, कैलकुलेशन आपके ढंग के तरीके से जा रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल या क्लासेस का कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस किया, ठीक है। सो आगे मेरी क्या अप्रोच रही थी, मैंने ना तब सर मार्क करा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ऑल राइट, बट मेरे हिसाब से व्हेन यू आर सॉल्विंग ना, मतलब जब आप पहले पढ़ रहे हो, यू डोंट नो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके, मतलब जो जिस हिसाब से आपने समझा है वो क्या है, ठीक है। काफी बारी सॉल्व करते टाइम भी क्या होता था कि चलिए ठीक है, क्वेश्चन समझ नहीं आया, लेट इट बी, हम इसको आगे देख लेंगे। नाउ मैंने फर्स्ट डिवीजन में पूरी बुक को दोबारा कर लिया जो मैंने इंस्टीट्यूट से, बिकॉज उसके अंदर सारा आईसी वगैरह का मटेरियल सारा था एक्सेप्ट फॉर द लेटेस्ट पीवाईक्यूज आरटीपीस एंड एनटीपी, सारा मैंने सॉल्व कर लिया कि हाँ ये क्वेश्चन थे। देन आई मार्क कि अच्छा हाँ ये चौथे क्वेश्चन में पिछले 3 क्वेश्चन का सारा सारा मतलब जो भी क्रक्स है उसको ओवर है, पिछले 3 क्वेश्चन को किया, और ऐसे ही अपना थर्ड फोर्थ रिवीजन तक करते करते मैंने बहुत कुल वाले हर एक चैप्टर से 4-5 क्वेश्चन को कर लिया था कि हाँ ये वाले क्वेश्चन हैं, ये वाले क्वेश्चन कर लिए, मैराथन को रेफर कर लिया, ठीक है, ये वाला चैप्टर डन है। दैट इज हाउ यूज टू डू इट। एंड अ बोनस टिप फॉर ऑल द लिसनर्स, काफी बारी क्या होता है कि कोई ना कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा होता, ठीक है, एंड हम इसमें बहुत वो हो जाती है कि हर बंदा कह रहा है कंसेप्ट क्लैरिटी, कंसेप्ट क्लैरिटी। हम इसमें एक चीज कर सकते हैं, दैट वी जस्ट टेक इट एज अ रूल कि हाँ ये ऐसे ही होना है, कर लो। You will realize that second, third, fourth revision के बाद तक ना it will start making sense. If you don't trust me, अगर इसको try करके देखना, it will start making sense. What do you think, Harsh? शर्मा? आई थिंक कि जो ये अप्रोच है कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे शुरुआत में फोकस ज़्यादा रखना चाहिए, आई थिंक दैट इज़ लाइक द एब्सोल्यूट थंब रूल। आपको हमेशा कंसेप्चुअल क्लैरिटी को थोड़ा सा एक अपर हैंड देना चाहिए, बट व्हेन थिंग्स आर मोर इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम, कि भाई आपको एक एग्ज़ाम डेडलाइन रीच करने से पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी या नहीं आएगी, बट क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा तो क्या करेगी। तो इन दैट सेंस जो आपकी अप्रोच है कि आप उस चीज़ को थोड़ा सा लाइक ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एज अ थंब रूल, आप एक ह्यूरिस्टिक बना लो उसके लिए कि भाई ये तो ऐसे ही होता है। एंड दैट आई यूज़ टू डू मोस्टली इन टैक्सेशन, कि मैं टैक्सेशन में कभी कभी कुछ चीज़ों को एज अ थंब रूल याद करके चलता था। जैसे कि माइनर की इनकम है तो वो 1500 की डिडक्शन एग्जेम्पशन मिलेगी, समथिंग लाइक दैट। ये सब चीज़ों को मैं एकदम ऐसे थंब रूल की तरह याद करके चलता था, बट इन अकाउंटिंग शायद से ये चीज़ का ज़्यादा सेंस बनता नहीं है, पर्सनली थिंकिंग। क्योंकि अकाउंट्स में यू कैन बॉयल इट डाउन टू जर्नल एंट्रीज एवरी टाइम, आप हर चीज़ को जर्नल एंट्रीज तक बॉयल डाउन कर सकते हो, और वहाँ से इट गेट्स ईजियर टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आपका जो बेसिस है वो हमेशा जर्नल एंट्रीज रहा है। इवन व्हेन इट कम्स टू कंसोलिडेशन, अमेलगमेशन और ब्रांच अकाउंटिंग, एनीथिंग दैट इज़ कॉम्प्लिकेटेड इनफ, आप उसको जर्नल एंट्रीज पे बॉयल डाउन कर सकते हो। तो दैट वाज माय अप्रोच वेन एवर आई सॉ समथिंग कि भाई ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो व्हाट वुड बी द जनरल एंट्री, क्योंकि वो मेरा बेसिक प्रोसेस है टू थिंक इन अकाउंट्स। एक जनरल एंट्री बना लूँगा तो कॉन्फिडेंस वहाँ से जल्दी आता है। सो दैट इज़ लाइक हाउ यू शुड स्टडी अकाउंट्स। आपको जनरल एंट्री मतलब स्टार्ट जनरल एंट्री से लेजर, एंड देन यू कैन थिंक ऑफ बिगर अकाउंट्स ना। हाँ ठीक है, सो अगर इसको जो मैंने बोला इसको थोड़ा सा बेटर फ्रेम करना हो, वी कैन से, अगर शुरुआत में कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस रखो, अगर आपके पास टाइम कम है या फिर आप बहुत ट्राई करने के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, टेक इट एज अ थंब रूल। अगर टाइम कम है, यू कैन नॉट हेल्प इट, यू फर्स्ट, फर्स्ट जो आपका मोटिव है दैट इज टू पास, राइट। या तो आप अपना पास कर दो, बट इफ यू हैव टाइम, जैसे मेरे पास पूरे 9-10 महीने थे, तो फिर आपको सेकंड थर्ड फोर्थ रिविजन में इट विल स्टार्ट मेकिंग सेंस, टू एंड में इट्स विन विन सिचुएशन। या एब्सोल्युटली। ओके, ठीक है। सो वी I'm मूव। see before moving to the next slide, there is something additional जो मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा, that is presentation.
आप किसी भी मॉक टेस्ट वगैरह के अंदर चले जाओ, किसी भी टीचर की बात कर लो, दे आर लाइक यार हमें ना प्रेजेंटेशन में बहुत फोकस करना है, ठीक है। नाउ जैसे हमने पहले बात की थी दैट वी डिड नॉट सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन प्रॉपर फॉर्मेट्स के साथ, ठीक है। यू सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चन ऑन एक्सेल एज वेल, मैंने काफी सारे क्वेश्चंस होते थे जो मैं सिर्फ कैलकुलेटर पे सॉल्व करना था। डिड दैट मीन कि हमने कि हमारे एग्जाम में ऐसी प्रेजेंटेशन खुद बन गई या क्या? वुड यू लाइक टू प्रोवाइड सम इनसाइट्स ऑन ओके, दैट? सो प्रेजेंटेशन पे क्या इंसाइट रहेगा, देखो आपके पास प्रेजेंटेशन, इफ़ यू कैन थिंक ऑफ द प्रेजेंटेशन इन योर हेड, तो आप एग्ज़ाम में भी कर पाओगे उस चीज़ को। बट आपको कहीं ना कहीं एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा बिटवीन आपका रिवीजन फेज, स्टडी फेज जो है, एंड योर एग्ज़ाम प्रेजेंटेशन। आपको एग्ज़ाम प्रेजेंटेशन पे फोकस करना है टू अंडरस्टैंड कि कोई नया क्वेश्चन है, जैसे मेरे को कोई नया टाइप ऑफ क्वेश्चन मिला जिसका कुछ अलग ही प्रेजेंटेशन हो रहा है, तो मेरे को वो प्रेजेंटेशन सीखनी पड़ेगी। दैट आई हैव टू डू इन माई कॉपी। मेरे को लाइन खींच के प्रॉपर उसको बना के एक बार देखना पड़ेगा हाथ से, ताकि मेरे को वो चीज़ याद रहे। बट अगर मेरे को बार बार एक ही टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है, तो मैं उसकी रोज़ रोज़ प्रेजेंटेशन थोड़ी ना बनाते सीखता रहूँगा। मैं उसको एक्सेल पे लेके जाऊँगा, एक फॉर्मेट बना लूँगा और वहाँ पे सॉल्व कर लूँगा। सो दैट वुड इवन हेल्प मी टू सॉल्व मोर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एंड फॉर्मेट्स मेरे को धीरे धीरे समझ में भी आने लगते हैं। तो एक एक अप्रोच एक्सेल से एक और फ़ायदा ये होता है कि आपके दिमाग में फॉर्मेट्स जल्दी आते हैं। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैं एक्सेल पे सॉल्व करता हूँ, तो ऐसा लगता है कि फॉर्मेट्स मेरे को बनाने में ईजी हो रही है। आई कैन थिंक इन टर्म्स ऑफ सेल्स, ऐसा मेरे को लगता है। कॉस्टिंग में इट यूज़ टू हेल्प अलॉट, क्योंकि आपको कॉस्ट में कहीं ना कहीं यूनिट्स वाला कॉलम बनाना है, एक कॉलम आपको रेट्स का बनाना है, और कुछ ना कुछ ऐसे कॉलम्स बनते हैं कॉस्टिंग के अंदर बहुत ज़्यादा। तो कॉस्टिंग में इट हेल्प्ड अलॉट, कॉस्टिंग, एफएम, ऐसे सब्जेक्ट्स में बहुत हेल्प किया। अकाउंटिंग में यूजुअली देर आर लाइक स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स। आपका कैश फ्लो है, उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अगर आपको एक थॉरो आपने कैश फ्लो का एक फॉर्मेट बना लिया, तो यू जस्ट हैव टू री एंटर द वैल्यूज़ और बस सम करते जाना है, आंसर्स निकलते आते जाते हैं। कैश फ्लो इज़ नथिंग बट जस्ट अ रिकन्सिलेशन कहीं ना कहीं। तो दैट इज़ समथिंग, आप इसके फॉर्मेट को कितना ही पॉलिश कर लोगे अपने आप में, तो कहीं ना कहीं दैट इज़ दी बैलेंस दैट यू नीड टू स्ट्राइक, कि कितना आप अपना रिवीजन फेज का टाइम अपने प्रेजेंटेशन पे फोकस करोगे रादर देन द क्रक्स दैट इज़ रिवाइजिंग। या सी इसमें अगर मैं अपने इनसाइड डाल लूँ, डेफिनेटली अकाउंट्स मैंने ज्यादा एक्सेल पे नहीं किया, बट जो मैंने किया वो कॉपी पे किया। सो माय अप्रोच वाज लाइक कि यार मैं नंबर्स बना पा रहा हूँ, जैसे हल्की हल्की एंट्रीज लिख ली कॉपी में, बस एंट्रीज लिख रहा हूँ छोटी छोटी नंबर नंबर की, हाँ समझ में आ रहा है कि ये एंट्रीज है। बिकॉज आई बिलीव यार एग्जाम के अंदर जाके द फर्स्ट थिंग इज की आप कितनी जल्दी चीजों को याद कर पा रहे हो कि लिखना क्या है, राइट। अगर प्रेजेंटेशन में मान लो हल्के थोड़े बहुत मार्क्स लूज हो भी गए, अगर आपका ओवरऑल चीजें ठीक है ना, यू विल फाइंड दैट आईसीएआई विल गिव यू मार्क्स। अनलेस कि वो कुछ बहुत ज्यादा टेक्निकल टॉपिक है जहां पे आपका फॉर्मेट रिक्वायर्ड है, जब आपने शेड्यूल 3 की धज्जियां ही उड़ा दी बैलेंस शीट की, दैट्स अ ऑल टुगेदर डिफरेंट केस। बट आई गेस देयर इज समथिंग दैट वी बोथ शुड एक्नॉलेज कि इट इज नॉट कि हम अचानक से आके कहने लगे दैट वी नेवर पेड अटेंशन टू फॉर्मेट। आई एम नॉट श्योर वेदर यू गेव मॉक टेस्ट और नॉट, मैंने मॉक टेस्ट दिए और उनमें मैंने प्रेजेंटेशन का पूरा ख्याल रखा, थिंकिंग कि हाँ अब यहाँ पे प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस करने का यहाँ पे टाइम आया व्हेन आई एम श्योर कि मेरा कंसेप्ट क्लियर है, क्रक्स क्लियर है। मैं यहाँ पे देखूँ मेरे से प्रेजेंटेशन बन पा रही है कि नहीं बन पा रही। और क्लास 12th के अंदर भी जैसे हमारी थोड़े दिन पहले बात हो रही थी, हम दोनों ने बहुत सारे मॉक टेस्ट पेपर दिए हैं, तो वहां से भी थोड़ी सी फॉर्मेट्स की आदत लग गई है। इट इज नॉट दैट वी हमने उसके ऊपर काम नहीं किया, बट टू वी विल हैव टू एक्सेप्ट कि हमारे पास एक टाइम की बाउंडेशन है, उसके हिसाब से हमें सोचना चाहिए कि ठीक है प्रेजेंटेशन के हिसाब से मे बी डू अ फ्यू क्वेश्चन, बट अगर हम हर क्वेश्चन को कंप्लीट करने लगेंगे, ये अकेला सब्जेक्ट आपके 9 महीने ले जाएंगे। या आई वुड अग्री ऑन दैट कि देखो, आपको कहीं ना कहीं, जैसे मैंने मॉक टेस्ट की बात करें, तो मैंने मॉक टेस्ट कहीं सीरीज़ तो ली नहीं थी ना, मैंने क्लासेस ली। तो मैंने आईसीआई की जो 2 मॉक्स करंट अटेम्प्ट के थे, उनको मैंने एज अ टाइम मॉक यूज़ किया और मैं उनको इवैल्यूएट किया। बट मैं इवैल्यूएट जब करता था, तो पहले मैं फिगर्स देखता था, फिगर्स सही है कि नहीं। फिगर्स अगर सही है तो आंसर सही है, एंड देन आई यूज़ टू इवैल्यूएट कि भाई मेरा फॉर्मेट कितना मैच करता है आईसीआई से। सो देर इज़ समथिंग लाइक कि आप अगर कोई चीज़ को खुद भी चेक करोगे, तो आप पहले क्या देखोगे, फिगर देखोगे कि फॉर्मेट देखोगे। फॉर्मेट तो निट पिकिंग हो जाएगी आपकी कहीं ना कहीं, अनलेस इट इज़ अ रिक्वायर्ड फॉर्मेट। समथिंग लाइक बैंक की बैलेंस शीट है जो हमको एडवांस अकाउंट्स में पढ़ाई जाती है, बैंक की जो बैलेंस शीट है फॉर्म ए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो जब बनता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा आइटम कैसे आता है। तो वो कहीं ना कहीं आपको जब लॉ की बात आ जाती है, बिकॉज शेड्यूल्स,
लॉ के पार्ट होते हैं, तो आपको लॉ को चेंज करने की आपके पास अथॉरिटी नहीं है, यू कैन नॉट बेंड द लॉ। बट अकाउंटिंग एज अ प्रिंसिपल, एज अ डोमेन, आप उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रख सकते हो, यू कैन मेक अकाउंट्स डिफरेंटली बट नॉट स्केड्यूल्स। स्केड्यूल्स का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ लॉ, दैट इज़ वाई। एंड वन मोर थिंग यू विल रियलाइज ना, आई माइट बी रॉन्ग, आईसीए के थोड़े से आंसर्स के अंदर जो लेजर और लेजर या जनरल के फॉर्मेट्स हैं, काफी टाइम वो खुद ही अलग बन जाते हैं, जो एक्चुअल फॉर्मेट्स होते हैं उससे भी वो डिफरेंट बन जाते हैं। और अगर आप पर्टिकुलर्स वगैरह लिखोगे बिना, आईसीए वोंट डिडक्ट मार्क्स, लेकिन अगर आपके टेक्निकल नंबर से गलत हो जाएंगे आपके सारे मार्क्स गए, सो विल हैव टू फोकस ऑन दैट। देखो, राइट। प्राइमा फेसी आप एग्ज़ाम में क्या टेस्ट कर रहे हो बंदे का? प्रेजेंटेशन या फिर उसका इंटेलेक्ट, जो उसका एनालिटिकल स्किल है, जो कैलकुलेशन करने का स्किल्स है, आप उसको टेस्ट करेगा आईसीआई, या फिर आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स? आप अगर सजा सजा के ज़ीरो लिख दोगे हर जगह, तो मार्क्स तो ज़ीरो ही दे देगा ना फिर। तो जस्ट गेट द आइडिया, what do you want to present. It should be more focused on the correct answer rather than the presentation. There are numerous examples in costing, I would say, not in accounts but in costing. बंदे का राइटिंग लेजिबल भी नहीं होता ना, तब भी वो 90 प्लस स्कोर कर जाता है कॉस्टिंग के अंदर, क्योंकि उसका आंसर करेक्ट होता है। और सबका फॉर्मेट अलग होता है कॉस्टिंग के अंदर, तो फॉर्मेट इज़ नॉट अ क्वेश्चन व्हेन इट कम्स टू न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन या फिर डिफरेंट अप्रोच वाले क्वेश्चंस। बट व्हेन इट कम्स टू स्केड्यूल्स, यू हैव टू स्टिक टू दी फॉर्मेट्स, ये कहीं ना कहीं बात है। और कुछ कुछ अप्रोचेज ऐसी होती हैं जिनमें आप अगर फॉर्मेट फॉलो करते हो तो आंसर जल्दी भी आता है, ये भी होता है। कॉस्टिंग के अंदर होता है, शायद से ईसॉप्स टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं एडवांस अकाउंट में, उनके अंदर भी होता है, जब आप एक। राइट। तो स्टिकिंग टू द फॉर्मेट के एडवांटेजेस हैं, बट डोंट पुट टू मच स्ट्रेस ऑन द प्रेजेंटेशन पार्ट, आई वुड से। आप उसका जो प्रेजेंटेशन पे जो स्ट्रेस दे रहे हो, वो आप अपने मॉक टेस्ट में, दो मॉक टेस्ट इज इनफ टू पुट स्ट्रेस ऑन योर प्रेजेंटेशन। यू कैन नॉट पुट स्ट्रेस ऑन योर प्रेजेंटेशन थ्रू आउट योर स्टडी फेज, दैट इज दी ओनली थिंग। ठीक है, तो बस इसको अगर लास्ट में हमें इसको कंक्लूड करना है इस प्रेजेंटेशन वाले पार्ट को, वी कैन जस्ट से कि जस्ट इंश्योर कि आप अपने दिमाग में समझ पा रहे हो कि क्वेश्चन देके आपको समझ में आ गया वो करना क्या है। उसके बाद प्रेजेंटेशन आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हो रही है कि आपको ओवरऑल पिक्चर क्लियर है, देन यू आर गुड टू गो, प्रेजेंटेशन आपकी हो जाएगी, आई से विल गिव यू मार्क्स। राइट। या ओके, सो अब लगता है काफ़ी इस चीज़ पे डिस्कशन हो गया, तो वी शुड मूव टू द या नेक्स्ट या क्वेश्चन एज वेल। तो नेक्स्ट टॉपिक या। सो टिप्स, जनरल टिप्स। पहला टिप जो, दिस इज़ द स्पेशल टिप, आप पढ़ भी सकते हैं, डिस्क्लेमर दे रखा है हम दोनों की तरफ से डिस्क्लेमर है। ओनली फॉलो दिस टिप इफ़ यू हैव गुड राइटिंग स्पीड। आपको कॉन्फिडेंस है कि आप पूरा 100 मार्क का पेपर 3 घंटे में कर लोगे, 100 मार्क का नहीं, 90 मार्क का कर लोगे 3 घंटे में, तो ही इस टिप को फॉलो करें। डोंट फॉलो दिस टिप अगर आपकी अप्रोच ही है कि भाई मैं तो 60 मार्क का अटेम्प्ट करके आ पाता हूँ, तो ये टिप आपके लिए नहीं बनी है, पहली बात तो। दिस इज़ अ पर्सनल टिप, मैंने भी यूज़ करी है, जिंदल ने भी यूज़ करी है। एंड द टिप इज़, आप अपने टाइप ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने को लेवरेज करना चाहते हो, तो आप एम एस एक्सेल पे फॉर्मेट्स बनाओ और क्वेश्चंस को सॉल्व करो। दैट इज़ लाइक द ईजियर वे। आप इससे क्या अवॉइड कर पाओगे? आप फालतू जो एरर होते हैं हमारे, जब आप लाइन खींच के चीज़ें करते हो, आपसे कुछ मिस्टेक हो गई, सपोज़ आपकी लाइन थोड़ी पतली बन गई, तो आप उसमें खिचड़ी बना के लिखने लगोगे, आपका हौच पौच हो जाएगा। और आपके जो क्लेरिकल एरर्स रहते हैं कैलकुलेटर वाले, आपको कैलकुलेटर पे कॉन्फिडेंस है, बट आपके कहीं ना कहीं क्वेश्चन अगर घर पे भी ख़राब होते हैं, गलत होते हैं, तो आप थोड़े से परेशान हो जाते हो। तो वो क्लेरिकल एरर्स को भी अवॉइड कर पाते हो आप अगर आप एक्सेल पे सॉल्व करते हो तो कहीं ना कहीं ये एक एडवांटेज है एक्सेल का, बट द डिसएडवांटेज इज ओनली दैट यू मिस आउट ऑन राइटिंग प्रैक्टिस, जो कि आपको कहीं ना कहीं एक बैलेंस को देखना पड़ेगा। देर इज ऑलवेज अ बैलेंस दैट यू हैव टू स्ट्राइक। व्हाट इज योर ओपिनियन सी जिंदल? सॉरी टू, हाँ मतलब आई गेस ये एक्सेल कैन बी अ डबल एज स्वॉर्ड टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, लाइक बात पता है क्या है, काफी जगहों पे ना प्लस माइनस की ना स्पीड ना कैलकुलेटर पे बनी रहनी चाहिए। मे बी हम जो एक तो फाइनल कैलकुलेशन होती है ना, जिसमें बिल्कुल 5-20 फिगर्स आपकी ऐड हो रही हैं, वहां पे आप एक्सेल के अंदर फॉर्मूला तो लगाओ, बट आपकी कैलकुलेटर की स्पीड ना बनी रहनी चाहिए। काफी बार क्या होता है, आपको ना आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बट एट देन व्हेन यू सिटिंग इन द एग्जाम ना, यू विल गेट कंफ्यूज प्लस होना था माइनस होना था। एक्सेल पे तो माइनस का कमांड डाला हुआ, यू नो यहाँ पे कमांड आना है, बट ओवरऑल आंसर कैसे लाना है, वहां पे कंफ्यूजन बन सकती है। सो थोड़ी सी ओपिनियन वेरी करती है, दैट्स इट। व्हाट आई वुड से इज, आप कहीं ना कहीं अपने स्टडी पीरियड में इसको यूज़ कर सकते हो, बट व्हेन यू आर इन योर रिवीजन पीरियड, जब आप जो लास्ट 2-3 महीना जो भी आप रिवीजन के लिए लेके चल रहे हो, बोथ ग्रुप है तो कहीं ना कहीं 2 महीना तो रिवाइज करोगे ही, वन ग्रुप है तो 1 महीना रिवाइज करोगे। वो 1 महीना भी अगर आप ना लिख के अपने हाथ से कर रहे हो, उस 1 महीने में अगर आप कैलकुलेटर पे ही सॉल्व कर रहे हो, तो आई थिंक कि ग्रिप बन जाएगा कैलकुलेटर का। तो दैट इज़ वेर थिंग्स स्टार्ट टू
मूव टुवर्ड्स द राइटिंग प्रैक्टिस पार्ट। अदरवाइज आप अगर स्टडी अगर फेज में हो तो आई वुड से कि आप एक्सेल को यूज़ कर सकते हो कहीं ना कहीं। आई यूज्ड एक्सेल मोस्टली इन दैट फेज ओनली। बहुत कम ही होता था कि मैं रिवीजन फेज में एक्सेल को लेवरेज कर रहा हूँ। वहाँ पे मैं यूजुअली अपने पास्ट क्वेश्चन बैंक जो मैंने बना लिया सॉल्यूशंस का, उसको एक बार रिव्यू करने के लिए चला जाता था कि हाउ आई यूज टू सॉल्व दिस, कि मैं इसका फॉर्मेटिंग कैसे किया था, समथिंग लाइक दैट। देखो यार, फॉर्मेट्स के लिए ठीक है एक्सेल, ठीक है। लाइक मेरे पास तो आईपैड था, आईपैड में मैं फॉर्मेट्स बना लेता था और उसमें मैं लिखता रहता था, कोई दिक्कत नहीं थी इरेजिंग वगैरह में। ऑफ कोर्स सबके पास वो लिखने वाली फैसिलिटी नहीं होगी, तो एक्सेल इज नाइस, ठीक है। लेकिन एक्सेल के अंदर आई एम जस्ट सेइंग कि वो ज्यादा फॉर्मूलास मत कर देना कि आपका ये रहा, आपने एक फिगर चेंज किया नहीं सारा ही चेंज हो गया, समझ रहा है कि आपने हर जगह वो रेफरेंसिंग नहीं कर दी। जस्ट वो उस पर फोकस कर रहा था। या दैट्स राइट। ओके, ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज़ कुछ ईजियर टॉपिक्स। दिस इज़ जस्ट अ शोकेस कि आप देख सकते हो, नॉट ए रिकमेंडेशन कि आपको यही टॉपिक्स पढ़ने ईजियर हैं रिलेटिवली, बट यू शुड फोकस ऑन कंप्लीटिंग द होल सिलेबस। दैट इज़ आवर रिकमेंडेशन। हम दोनों का ही अप्रोच ये रहा है कि हमने कोई टॉपिक्स किसी भी शायद सब्जेक्ट में एज सच स्किप नहीं करे हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। इफ या और एंड इफ यू विल इवन सी ना, जो हमारे डिपार्टमेंटल अकाउंट्स है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स है, ये वाले क्वेश्चंस तो मेरा शॉर्ट 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 आ ही रहे हैं हर एग्जाम में। या शॉर्ट शॉर्ट आ रहे हैं ये। और बाकी सारे जो बचे टॉपिक्स हैं ये भी इनमें रोटेशन से में रहते हैं। हाँ रोटेशन में रहते हैं, तो ये ऐसा नहीं है। ये मतलब वो है या परेटोस प्रिंसिपल की 20% एफर्ट के साथ आपको काफी एक अच्छी परसेंटेज का रिजल्ट मिल रहा है। या डेफिनेटली नॉट 80%। या सो दीज आर सम ईजियर टॉपिक्स यू कैन फोकस ऑन इनिशियली। अगर आप स्टार्ट आउट कर रहे हो, अगर आप पढ़ना चालू कर रहे हो अकाउंट्स, तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट से चालू करके हायर परचेज, लॉस ऑफ स्टॉक, डिपार्टमेंट अकाउंट्स, ये 5 टॉपिक्स आप शुरुआत में कर सकते हो, क्योंकि सिंस इनका कोई कनेक्शन ही नहीं है बाकी पूरे सिलेबस से। लाइक आपको ना फाउंडेशन का कुछ पता होना चाहिए, ना आगे का कुछ पता होना चाहिए एज सच। आप ये 5 चीज़ें तो डायरेक्टली पढ़ सकते हो व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट अकाउंट्स। उसके बाद कहीं ना कहीं आपको स्केड्यूल 3 पढ़ के आगे कॉर्पोरेट अकाउंट्स पढ़ना पड़ेगा। तो दैट इज़ ऑल्सो एन अप्रोच कि आप अकाउंट्स को चालू कहाँ से कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज़ द बेस्ट वे टू स्टार्ट अकाउंटिंग चैप्टर। ओके, सो मूविंग टू ओके। सम ऑफ द टफ टॉपिक्स। कहीं ना कहीं ये थोड़े से ट्रिकी या टफ टॉपिक्स या बड़े टॉपिक्स हैं कहीं ना कहीं। फर्स्ट वन बीइंग AS10, जो कि एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एएस है अबाउट प्रॉपर्टी, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट। तो आई थिंक यू शुड इन्वेस्ट मोर टाइम इन पीपीई, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पीपीई का स्टैंडर्ड है ये आपको बहुत हेल्प करेगा इवन इन योर ऑडिट सिलेबस एज वेल। क्योंकि ऑडिट में कहीं ना कहीं पीपीई से रिलेटेड बातें कारों में आएंगी या फिर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी आएंगी, तो आपको वो समझने में बहुत हेल्प करेगा ये। यू एंड नो दिस इज अ वेरी गुड स्टेटमेंट जो आपने यहाँ पे किया। लाइक एएस10 में ऑनेस्टली में बहुत लेथार्जिक था एंड किसी तरह बस मेरा हो गया था, लेकिन जब ऑडिट में करने बैठा ना, आई रिग्रेटेड कि थोड़ा एएस10 को ढंग से पढ़ लेता ना, तो तब वहां पे आसानी मिलती समझने में सारा। बिल्कुल बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये चीज़ को लोग शायद से अंडरमाइन करते हैं या ध्यान नहीं देते हैं। मेरे को लगता है कि आप सारे जो सिलेबस अपना पूरा सीए इंटर का है उसमें कहीं ना कहीं ऐसे लिंकेजेस हैं, आप सब्जेक्ट्स को लिंक करके चल सकते हो। जैसे कि ग्रुप 1 की जो अकाउंटिंग है वो लॉ से काफ़ी रिलेटेड है। आप लॉ के साथ अगर उसको अलाइन करके चलोगे तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनके अंदर आपको फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि जो शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स वाला चैप्टर है, अगर आप उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ो और फिर शेयर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बोनस राइट इशू और प्री पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, ये सब चीज़ों को अगर पढ़ोगे तो इसमें हेल्प करेगा कहीं ना कहीं। स्केड्यूल 3 इस पार्ट अग्रीड ऑफ लॉ, बड़ी। स्केड्यूल या 3 इज पार्ट ऑफ लॉ। आपको ये भी पढ़ोगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला भी हेल्प करेगा कहीं ना कहीं। तो दैट इज़ समवेयर समथिंग दैट आई वुड एम्फेसाइज ऑन कि आप क्लब करो चीज़ों को और थ्योरेटिकल पार्ट को थोड़ा सा लेवरेज करो बाय डूइंग द प्रैक्टिकल एज वेल। आप प्रैक्टिकल को थ्योरी से समझो, थ्योरी को प्रैक्टिकल से समझो, वट एवर इज़ योर अप्रोच। कुछ लोग थ्योरी पहले पढ़ के प्रैक्टिकल बाद में कर लेते हैं, कुछ लोग प्रैक्टिकल करने के बाद थ्योरी समझ पाते हैं। सो दैट इज़ द अप्रोच दैट यू शुड ट्राई एंड थिंक अबाउट। एंड लास्ट इज ब्रांच अकाउंटिंग, जो कि आई वुड से इज़ दी टफेस्ट टॉपिक इन दी ग्रुप 1 अकाउंट्स इन माई ओपिनियन। ब्रांच अकाउंटिंग बहुत कॉम्प्रहेंसिव है, बहुत बड़ा है, 3-4 अप्रोचेज़ हैं, 3-4 मेथड्स हैं कुछ ना कुछ। तो ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है, तो इसको आप कहीं ना कहीं सबसे लास्ट टॉपिक रख सकते हो अपनी प्रिपरेशन का। बट इट्स डेफिनेटली दी हैवियर टॉपिक्स जिसके मार्क्स भी आपको रिवॉर्ड होते हैं। आपको हर एग्ज़ाम में एटलीस्ट 5 मार्क का तो ब्रांच अकाउंटिंग दिख ही जाता है, वेदर इट इज़ कनेक्टेड टू AS11 जो उनका फॉरेन ब्रांच वाला टॉपिक रहता है। अदरवाइज नॉर्मल ब्रांच अकाउंटिंग का भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं 20 मार्क 15 मार्क का भी दिख जाता है पेपर्स के अंदर। सो दिस इज़ हाँ भाई, मतलब
काफी बारी वो हो जाता है कि आप कभी कभार 25 नंबर का ही बन सकता है, अगर जो टेक्निकल देखेगा, फिर ऐसे है कि मूड खराब हो, अपना ब्रांच उसमें फॉरेन एक्सचेंज का साइड डाल दिया ब्रांच अकाउंट, और उन्होंने 20 नंबर का क्वेश्चन अलग दे दिया। यू नेवर नो। या यू नेवर नो व्हाट आईसीआई इज गोइंग टू आस्क। ऐसा कहीं ना कहीं एडवांस अकाउंट्स में भी होता है, जब वो AS14 का अलग से क्वेश्चन पूछ लेंगे 5 मार्क का, और अमेलगमेशन पे अलग क्वेश्चन पूछ लेंगे 20 मार्क का, तो दैट ऑल्सो हैपन्स कि आपको सेम चीज़ के 25 मार्क का पेपर दिख सकता है। तो देर इज़ नो ABC एज सच, आपका डिफाइंड पैटर्न नहीं है ICAI का। दे कैन आस्क वट एवर दे वांट। और कहीं ना कहीं ब्रांच अकाउंटिंग जो है, इसका भी आपको कनेक्शन ऑडिट के अंदर दिख जाएगा, अगर आपने बहुत ध्यान से पढ़े होंगे तो। SA 600 कंपोनेंट ऑडिटर एंड 143 सबसेक्शन 8 कहीं ना कहीं ब्रांच अकाउंट्स से जो ऑडिटर का रिलेशन रहता है, ये सब भी अगर आप कनेक्ट कर पाएंगे तो वो भी एक बहुत और बेनिफिशियल राइट बात रहेगी। रैंकर, इतने सब सेक्शंस मत बता, मैं खुद डर रहा हूँ। वह ओके, सो कुछ फाइनल टिप्स अगर आप देना चाहेंगे इसके लिए, तो वुड यू स्टार्ट? हम फाइनल टिप्स तो हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आई गेस भी कवर करना भूल गए हैं, उनको भी कवर कर लेते हैं इस बारी। ओके। तो देख, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से पता है क्या सीन है, एक ना वो है, ऑफ कोर्स हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी सब पे तो फोकस करना ही है, बट अगर ऐसा होगा कि इसको ना उससे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को समझने की कोई लिमिट नहीं है, आप उसके अंदर जितना घुसते जाओगे उतना और इनसाइट्स मिलते जाएंगे उसको, ठीक है। लेकिन अगर हम एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यू विल ऑल्सो अग्री कि थोड़ा सा ना एक डिफाइन ना सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं। आप मॉड्यूल ले लो, सारे पीवाईपीस ले लो, आरटीपीस ले लो, और मोस्टली टीचर्स उनके क्वेश्चन बैंक बना के रखे रहते हैं, ठीक है। उस क्वेश्चन बैंक को अगर आप कर लेते हो ना, आप देखोगे उसके अंदर भी काफी सारे क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न पे हैं। आप हटाओगे हर एक चैप्टर के अंदर से सिर्फ 5 या 6 पैटर्न के क्वेश्चन मिलते हैं। अगर आपने वो कर लिए ना, यू विल रियलाइज कि जो आपके एग्जाम के अंदर एएसए क्वेश्चन आ रहे हैं, जो आई हर्ड की मे 23 में थोड़े से डिफरेंट एएसए क्वेश्चन रहे हैं, इसके बारे में यू कैन टेल। लेकिन आपका वहां पे एएसए क्वेश्चंस को टैकल करना बहुत आसान हो जाएगा। और वैसे भी 8 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, एक कैश फ्लो का है, और एक और कोई है जो बहुत वैसा है, जो आसान सा है, जो किसी चैप्टर के साथ है। सो सिर्फ आपके पास 6 या 7 एएस हैं, और अगर आपने वो पैटर्न डिफाइन, वो पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर लिया, आपके 20 में से 15, 16, 17 नंबर कोई नहीं रोक रहा। आई डोंट नो कि कौन कहते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में नंबर नहीं आ सकते। भाई मेरे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में 17, 17.5, 18 कुछ मार्क्स रहे हैं, जबकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वाज माय वीकेस्ट पार्ट। मेरे को नहीं याद है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर क्या था क्या नहीं था, बट उन पैटर्न्स को एनालाइज किया। अकाउंटिंग आपका सबसे पहला पेपर होता है, यू कैन डेडिकेट हाफ दिन पिछले वाला उन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके रट लो चाहे, वो आपका मार्क्स फिक्स करने के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर बन सकता है। एंड इट इज नॉट ओनली दोस 20 मार्क्स, 5 या 10 नंबर आपको अलग से क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी दिख जाते हैं। व्हाट डू यू थिंक? सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहीं ना कहीं 30 मार्क के करीब का वेटेज कैरी करता है आपके पेपर में, इफ़ यू इंक्लूड, अगर आप 6 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हो तो 2 क्वेश्चन जो रहते हैं वो आपके 6 क्वेश्चन के अंदर एम्बेडेड रहते हैं। और आपके स्टैंडर्ड्स भी कहीं ना कहीं 6-7 ही हैं जो इफेक्टिवली पूछते हैं, बिकॉज AS3 कैश फ्लो आ जाता है, और AS13 जो आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में आ जाता है। इसलिए इनका सेपरेट क्वेश्चन ना पूछ के, और कहीं ना कहीं AS11 भी ब्रांच अकाउंटिंग के रिलेटेड कभी कभी पूछते हैं। May 23 के अंदर थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड, समथिंग लाइक डेप्रिसिएशन और फॉरेक्स के ऊपर एक ओपिनियन मांगा गया था। दैट वाज द 2 क्वेश्चंस जो कि नए थे। बट व्हाट आई वुड से इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेफिनेटली आपको कंसेप्चुअली करना चाहिए। एंड सेकेंडली, देर आर ए लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। आप एक अगर क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का डेडिकेटेडली, तो आप उस क्वेश्चन बैंक पे ही फोकस करें। डू नॉट ट्राई टू डू आप मल्टीपल क्वेश्चंस अलग अलग जगह से और लाने की कोशिश कोशिश मत करो, बिकॉज द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दैट वी आर स्टडिंग नाउ वर इन CA फाइनल एज वेल, इन दी ओल्ड से भी पहले का जो सिलेबस बिफोर इंडियस ऐसा ही था। तो वो वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते जनरली। तो आपको इस बात पे ज़्यादा एम्फेसिस नहीं करना है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना है। आपको मोस्टली जो अभी तक प्रीवियस ईयर पेपर्स के अंदर क्वेश्चन आ चुके हैं उनको ही रिवाइज करना है, उनको ही करना है। और ICAI मैट के अंदर जो क्वेश्चंस दे रखे हैं दैट इज़ क्वाइट इनफ ग्रुप 1 अकाउंट्स के लिए एटलीस्ट आई वुड से। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आप सिमिलरली क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करके, एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आप आइडेंटिफाई करके समझ सकते हो, और वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। दैट इज़ कम्प्लीटली ट्रू। एनी अदर सी टिप्स? आई एम नॉट श्योर कि मेरा जो, जैसे मैंने क्लासेस आनंद होंगे सर से ली थी, तो फिर आई एम नॉट श्योर कि मेरा क्वेश्चन बैंक पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है कि नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने कहाँ से ली थी, उनका क्या
पीडीएफ या, सॉरी, या uh, और कोई क्वेश्चन बैंक पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल है, लाइक एज अ पीडीएफ जो बच्चे रेफर करते थे? okay, so one free resource that is available is of course, uh, if I'm not wrong its name is विवित्सु करके एक टेलीग्राम चैनल है, उस पे मिल जाते हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऐसी पीडीएफ अरेंज्ड। विवित्सु, आई विवित्सु ना, वो पता है क्या प्रोवाइड करता है? वो आपको प्रिंटेड ना भी देता है। प्रीवियस ईयर वाइज, वो प्रीवियस ईयर वाइज आपको बना के देता है। इट इज नॉट लाइक कि वो उनका चैप्टर वाइज होता है, बट आई एम नॉट श्योर वो सारे के सारे मॉड्यूल वगैरह का भी कवर करता है। इट नहीं, बेसिकली प्रीवियस ईयर दे फाइल। डू कवर इफ यू टेल देम ऑन कॉल और समथिंग लाइक व्हाट्सएप करके बता दोगे तो वो कर देते हैं। दे कैन डू इट एक्चुअली, वो आपके लिए केटर्ड पीडीएफ बना के भी भेज सकते हैं, दैट इज़ देयर फैसिलिटी। ये एक है, नॉट स्पॉन्सर्ड नथिंग लाइक दैट, ये एक फैसिलिटी दैट यू कैन यूज़। अदरवाइज तो ऑफकोर्स आई वुड सजेस्ट कि भाई आईसीआई के पुराने पेपर उठा लो भाई, कितने ही पेपर हैं आपको सच बता दो, मई 18 से लेके अभी तक भाई 20 बार भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। 20 क्या भाई, 10-11 बार टेन हुआ है। टेन टेन 10-12। 10-12 एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुए हैं। तो आप क्या ये 12 पेपर को आप सॉल्व भी नहीं कर सकते? 12 12 × 6 कहीं ना कहीं 72-70 क्वेश्चन करीब आपको मिल जाएंगे एएस के कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर पेपर्स के अंदर, और आपके बुक के अंदर जो है वो तो हैं ही। तो आप कहीं ना कहीं 200 क्वेश्चन के करीब आपका क्वेश्चन बैंक रहेगा एएस के रिलेटेड, जो कि ओवरलैप भी करेगा। तो दैट इज़ व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आप उसी को देख लो, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस, अग्री। और इसको देख लो। दैट इज़ क्वाइट इनफ फॉर एएस आई वुड से। हाँ, और अपने एक दो अटेम्प्ट के एमटीपी आरटीपी भी देके चले जाना, वहां से भी क्वेश्चन बहुत डायरेक्टली उठ के आ जाते हैं। बड़ी एडवांस अकाउंट्स में हुआ है तो या एमटीपी से डायरेक्ट दो तीन ऐसे क्वेश्चन भी आ गए थे। हाँ। ऑलराइट, तो आई गेस हमने ज्यादा ही खींच दिया है थोड़ी अपनी बीच में बेकार की इनसाइट्स देके, बट ठीक है। या तो कुछ और टिप्स देनी है फ्रॉम योर सेशन? ओके, सो कुछ और टिप्स के लिए आई वुड से कि एक जनरल टिप मैं दूंगा कि आप क्वेश्चंस को ना 3 तरीके से मार्क कर सकते हो। पहला क्वेश्चन ये कि जो आपसे गलत हुआ फर्स्ट टाइम, द फर्स्ट टाइम दैट यू डिड रॉन्ग, ये दिस इज टाइप 1 टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि मैं मार्क करता ही हूँ हमेशा। ये क्वेश्चन मेरे से गलत हुआ था पहली बार में, और क्या गलत हुआ था उसको साइड में लिख लिया। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज ट्रिकी, जिसमें कोई ट्रिक से ही सॉल्व होगा या फिर कोई अजम्पशन से ही सॉल्व होगा, एंड इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू आईसीआई ओनली। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि किसी एजम्पशन के बेसिस पे ही सॉल्व होते हैं, नॉट इन अकाउंट्स बट मोस्टली इन कॉस्टिंग एफएम। ऐसे क्वेश्चंस आपको टैकल करने को मिलते हैं कुछ अजम्पशन बेस्ड वाले। एंड लास्ट कैटेगरी विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ द आईसीआई वे। आईसीआई वे क्या है? आईसीआई वे ये कहता है कि भाई देर आर डिफरेंट अप्रोचेस टू सॉल्विंग अ सिंपल क्वेश्चन, बट जो आईसीआई कंसिस्टेंटली अपने प्रीवियस ईयर पेपर, सजेस्टेड आंसर, आरटीपी, एमटीपी या फिर स्टडी मटेरियल के अंदर जो अप्रोच फॉलो करती दिख रही है कंसिस्टेंटली, तो वो आईसीआई वे है, आपको उससे ही आंसर लिखना है। ये बात मैं कहीं ना कहीं फॉलो करता था, विच इज़ क्वाइट डिफरेंट टू आर व्यूज़ ऑन फॉर्मेट्स एंड एवरीथिंग। बट ये अगर आपको दिख रहा है कि आईसीआई कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट है अगर अपने फॉर्मेट्स को लेकर, तो आपको उसको अडेप्ट कर लेना चाहिए। दैट इज़ बेटर रदर देन रिबेलिंग एंड शोइंग कि मेरे को एक और फॉर्मेट नया आता है। सो दैट इज़ लाइक दी थर्ड टाइप ऑफ कैटेगरी। आपको आईसीआई वे वाले क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करना चाहिए। ऑलराइट, मेक सेंस। ओके। एज सच जो प्रेजेंटेशन है, आई डोंट थिंक वर्किंग नोट्स में कोई बहुत स्पेसिफिक फॉर्मेट है। लाइक अगर मैं समझूं कि वर्किंग नोट्स में क्या रहता है, आपको यू जस्ट नीड टू एंश्योर कि आप उनको कन्वे कर रहे हो कि आपने किया क्या है। वर्किंग नोट्स का कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है एज फार एज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर कंसर्न। मोस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा कि किसी में स्पेसिफाइड फॉर्मेट्स हो। मे बी वो मैनेजरल रेन्यूमरेशन वगैरह के परसेंटेज के लिए हो सकता है, बट वो तो क्वेश्चन दे जाता है, वर्किंग नोट बहुत कमी बनाना। जो मेरा कहना है कि अगर आप वर्किंग नोट्स के फॉर्मेट्स की अगर आप बात कर रहे हो, तो उसमें आई कैन थिंक ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ क्वेश्चन जिसमें आपके वर्किंग नोट्स का फॉर्मेट बहुत मैटर करता है। दैट इज़ अगेन स्केड्यूल के नोट्स। व्हेन यू कम अप विद स्केड्यूल 3 के जब नोट्स बनाओगे, या फिर अगर हाँ, आप वो तो वर्किंग वो है भी नहीं, दैट इज वो नोट्स टू अकाउंट्स, वो तो दैट अलग इज़ चीज नोट्स है। टू अकाउंट्स, आप उसको वर्किंग नोट्स राइट। कहना भी नहीं चाहोगे। दैट इज़ दी ओनली प्लेस हाँ। जहाँ पे आपको वर्किंग नोट्स का कहीं ना कहीं ध्यान देना है। वर्किंग नोट्स इज़ जस्ट ए रेफरेंस और समथिंग लाइक अ कैलकुलेशन का एक्सप्लेनेशन कि मैंने ये कैसे कैलकुलेट करके निकाला। बिकॉज ऑफ कोर्स आपका प्रेजेंटेशन में एक ऊपर मेन आंसर है जिस पे मार्क्स मिलेगा, बट वो आपके कैलकुलेशन को भी देखेगा कि आपने कहाँ से ये आंसर आया है। क्या आप जादू से थोड़ी ना लेके आओगे, आपको कुछ स्टेप्स तो करने पड़ेंगे उसके लिए। वो स्टेप्स क्या करें, आपकी थॉट प्रोसेस क्या थी इसके पीछे,
वो आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी थ्रू योर वर्किंग नोट्स। और इट हैज़ टू बी कंसाइज। कहीं ना कहीं आपको ऐसे एलैबोरेटिव वर्किंग नोट्स नहीं देने, बिकॉज सिंस वी हैव दिस थिंग एंड दैट थिंग, ऐसा इतना ज़्यादा फैला फैला के नहीं लिखना होता है। वर्किंग नोट्स में यू कैन गिव शॉर्ट क्रक्स अपना कि मैंने ये कैलकुलेशन किस बेसिस पे करी है। दैट इज़ दी ओनली वे। All right, got it. Do we have anything else to cover as Uh, far as accounting is concerned? I don't Or think. we can just end it there I think with a note? we are good to end this podcast as well. So ठीक है यार, मेरे तो एंडिंग में उसमें ये बोलना चाहूंगा कि जो भी अब तक यहाँ तक आया, थैंक यू फॉर लिसनिंग यार। बस एक चीज याद रखना, बात पता है क्या है, काफी सब्जेक्ट को अप्रोच करने के लिए ना बातें ना थोड़ी जनरलाइज होगी कि ये सॉल्व करो, रिविजन करो, एमटीबी करो, वो सब करो। आई वुड जस्ट से एट दिस पॉइंट कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड अ फ्यू मॉक टेस्ट पेपर्स आपके सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। इफ यू फील दैट यू डिसएग्री विद समथिंग दैट यू बोथ हैव सेड देयर, फील फ्री यार। इफ यू थिंक समथिंग वर्क्स फॉर यू, इट वर्क्स फॉर यू। एग्जाम में आप बैठ रहे हो, हर बंदे की चीज, हर बंदे का एक पर्सपेक्टिव किसी चीज को या कोई अप्रोच किसी चीज को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट होता है। आपका डिफरेंट है, एंड इफ इट इज वर्किंग फॉर यू, इट्स वर्किंग फॉर यू। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। that ओवर टू यू शर्मा। ओके, सो माय ओनली लास्ट वर्ड वुड बी कि आप किसी भी रैंकर या फिर कोई भी हाई स्कोरर को ना ऐसा कॉपी टू कॉपी मत करो, पूरा का पूरा कॉपी मत करो उनकी अप्रोच को कहीं पे भी किसी भी एस्पेक्ट में, बिकॉज एवरीबडी हैज़ देयर ओन एबिलिटी। जो उनका जो पेस है, कहीं ना कहीं कोई मैच नहीं कर पा रहा है सपोज़, तो आप उसको कंपेरेटिव की तरह मत लो, आप एक उसको एज अ, कहना चाहिए, फ्रेमवर्क की तरह समझो कि हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमको वैसे ही पढ़ना है। इट इज़ नॉट ए स्टैंडर्ड। आप उसको एक फ्रेमवर्क समझो कि हाँ ऐसे भी पढ़ सकते हैं। इट इज़ नॉट समथिंग लाइक कि आपको वही वही तरीका अब अडॉप्ट करना पड़ेगा, यू हैव टू फिट इन दैट लूप। आपको वो नहीं करना है, यू हैव टू फाइंड योर वे ऑफ स्टडीज़। जैसे मैंने अपना स्टडीज़ का वे एक तरीके से ढूंढा कि भाई मेरे को क्लासेस नहीं जमती तो आई स्टडी बाय माई सेल्फ। बट जिसको सेल्फ स्टडी नहीं जमती, जिसको घर पे नहीं जमता, वो क्लास जाके पढ़े, शायद ऑफलाइन क्लास जाके पढ़े, ऑनलाइन पढ़े। सो दैट इज़ द थिंग। आप हर एक व्यक्ति का एक अलग अप्रोच हो सकता है, तो दैट इज़ ओपन टू डिस्कशन। और कहीं भी अगर आप डिसएग्री कर रहे हो तो फाइंड योर रीज़न फॉर दैट डिसएग्रीमेंट, एंड नॉट जस्ट डिसएग्री कि भाई ये हो नहीं सकता, ये किया नहीं जा सकता। आप अगर उसके पीछे आपके पास सॉलिड बैकिंग है तो डिसएग्री विथ फुल कॉन्फिडेंस, एंड देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। And I think that's all the best for your exams, and November 23 is the last examination in the old scheme, so make sure you become finalist. And Yeah, all the best, guys. And in case you have any doubts, you can always reach out to Sharma or me on LinkedIn. on Okay? LinkedIn. Okay, Yeah, thanks. perfect. Thank you, guys. Thanks for watching.